हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल NTNet GRF एनवायरमेंटल साइंस। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड वर्ल्ड्स टॉप 10 कार्बन इमिटिंग कंट्रीज़। फ्रेंड्स, यदि आप वेरियस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस MPhil PhD के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर आप UGC नेट या ASRB नेट इन्वायरमेंटल साइंस से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है ही, पर यदि अगर आप वनडे एग्जामिनेशंस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस पूरे लेक्चर के दौरान क्या क्या कवर करने वाले हैं तो उन टॉपिक्स को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन, greenhouse gases, the greenhouse effect, natural greenhouse effect versus man-made greenhouse effect, world's top 10 carbon dioxide emitting countries, global warming potential, greenhouse emission per capita. So friends, when we talk about global warming और भूमंडलीय उष्मीकरण, so ये क्या है आपका? So global warming is an average increase in the temperature of the atmosphere near the Earth's surface and in the troposphere, which can contribute to changes in global climate patterns. मतलब कि यदि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये आपके जो ट्रोपोस्फेयर में या पृथ्वी के सतह पे जो आपके एटमॉस्फेयर है उसका औसतन तापमान में वृद्धि है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर हम कॉमन यूजेस की बात करें ग्लोबल वार्मिंग, तो इस वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। सो इट जनरली रेफर्स टू द वार्मिंग दैट कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। तो आपको ध्यान रखना होगा, ग्रीन हाउस गैसेज की जब बात आती है तो ग्रीन हाउस गैसेज की हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट अगर बात करें तो यहाँ गैस ग्रीन हाउस जो गैसेज है ना, इनकी जब कंसंट्रेशन या इनका जो इमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है ग्रीन हाउस गैसेस की वो और ज़्यादा हो जाएगी, यानी मोर कंसंट्रेशन मोर हीट ट्रैपिंग। अब ये मोर हीट ट्रैपिंग क्या है मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन बस यहाँ पे बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या रेफ़र करता है, तो ये रेफ़र करता है वो वार्मिंग जो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है उसके इंक्रीमेंट की वजह से होता है। अब यहाँ अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो है जनरली ये इट इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग साइकिल, जिसमें आपका सन साइकिल है, आपका प्रेजेंस ऑफ हीट ट्रैपिंग मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर या गैसेस, और हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिविटी या एल्बेडो ऑफ द अर्थ सरफेस। और एल्बेडो की बात क्या अगर हम करें तो एल्बेडो को सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज़ द वी कैन से रेशियो ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड रिफ्लेक्टेड बैक सोलर रेडिएशन। ओके, सो आपकी एल्बेडो कहलाती है, यानी रिफ्लेक्टिविटी को ही हम बोलते हैं, जिसमें बर्फ़ की यानी कि आइस की सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैस में जनरली आप लोग याद रखिएगा कोई भी गैस यानी एनी गैस दैट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर वो ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करने लगती है। इवन अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेज हैं, अगर मैन मेड और अगर हम बात कर लें नेचुरल सोर्सेज की, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है गैसें वो कौन कौन सी हैं, तो वाटर वेपर आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आपका ऑक्साइड है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर परफ्लोरोकार्बन्स, साथ ही साथ सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। ये सारे के सारे आपकी जो वेरियस गैसेज हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, इनके वजह से जो है आपका जो ग्रीन हाउस है इफ़ेक्ट वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि होता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं जो कि आपका 1760 से लेके 1840 के बीच में ये
वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ था, यानी यूरोप एंड यूएसए अमेरिका की अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज़ में हुआ था। तो उस समय जो था अर्थ जो थी ना, उसका एवरेज टेम्परेचर तब से लेके और अब तक, यानी कि 2020 तक की अगर हम बात करें तो अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में एस्टिमेट है कि 1.4 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट, यानी 0.1 डिग्री सेल्सियस, या मान लीजिए कि 1 डिग्री तक अभी ओवर पास्ट सेंचुरी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। और अगर करंट कंसंट्रेशन की हम बात करें तो यहाँ पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन 400 ppm तक पहुँच चुका है। और आपको ध्यान रखना होगा कि 1 ppm जो होता है ना, वो 2.12 गीगाटन के बराबर होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन है। खैर, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो कैसे होता है। तो जनरली हमारे अर्थ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ही यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन है, यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइफ संभव है। अब बात आती है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है। तो जैसे सन, आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। जब यहाँ पे सोलर रेडिएशन आती है ना, तो ये आपका देखिए, ये पूरा पूरा आपका एटमॉस्फेयर का घेरा है, और ये आपका क्या है, अर्थ का सरफेस है। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपका सरफेस है। तो जब यहाँ पर सोलर रेडिएशन आती हैं तो जो इंटेंस सोलर रेडिएशन है, यानी जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है और उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, वो अपर पोर्शन में है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्व कर ली जाती हैं या रिफ्लेक्टेड बैक कर दी जाती हैं। और कुछ जो होती हैं वो, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, वो क्या करती हैं, अर्थ के सरफेस तक पहुँच जाती हैं। ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि फिर यहाँ पर हमको पता है कि ड्यू टू द एल्बेडो नेचर, कई सारे जो मटेरियल होते हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ट्रांसमिटेड बैक कर देते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड बैक कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन जो पास करती हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम इज एब्जॉर्ब्ड एंड सम आर री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय द ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स, and the effect of this is to warm the earth's surface and the lower atmosphere। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करती हैं कि जब सोलर इनकमिंग रेडिएशंस हमारे अर्थ सरफेस तक आ जाती हैं, जिसमें आपका इंफ्रारेड या फिर विजुअल रेडिएशन मेन है, तो होता क्या है कि फिर ये वापस जब रिफ्लेक्टेड बैक होती है ना, तो कुछ तो आपका नेचुरली जो है एटमॉस्फेयर के बाहर स्किप कर जाती है, निकल जाती हैं, लेकिन कुछ जो है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप होके रह जाती हैं। इसकी वजह से जो ग्लोब का औसतन टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली मेंटेन होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो हुआ कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस गैस, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो आप देखो मैन मेड, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कि इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जैसे ग्रीन हाउस मतलब कि हमारी पृथ्वी एक तरफ से क्या है, इस तरह का जो, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो पॉली हाउस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेजिटेशन को ग्रो करते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देके, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करके। ये कैसे होता होगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये पॉलीमर्स का ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन प्रवेश करती हैं और अंदर आती हैं, तो कह सकते हैं कि इंटेंस जो आपकी सोलर रेडिएशंस हैं, जैसे यूवी रेडिएशन है, वो तो अंदर की तरफ यानी कि प्रवेश तो करती है, पर वो बाहर भी निकल जाती है। लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, लॉन्ग वेव मतलब ये देखिए इस तरफ का, ये आपका लॉन्ग वेव है और ये आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी कि जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो आपका जो यूवी है ना, यूवी रे, वो आपका क्या है, शॉर्ट वेव है, लेकिन इंफ्रारेड IR या फिर विजुअल वो है, वो आपका लॉन्ग वेव है रेडिएशंस। तो ऐसे में विजुअल रेडिएशन या फिर हम कह सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, ये आपके उस ग्रीन हाउस के अंदर जो आपको देख रहे हो यहाँ पे मैनमेड, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो ट्रैप होकर रह जाता है, और इससे क्या होता है कि ओवरऑल इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एकदम जस्ट यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपके इस अर्थ के साथ भी। अर्थ भी क्या करती है कि जब अर्थ का एटमॉस्फेयर, यानी कि जो ब्लैंकेट है आप गैसेस का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आपका नाइट्रोजन का आपका ऑक्साइड, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वाटर वेपर, ये सब मौजूद हैं। तो जब सोलर की इनकमिंग रेडिएशन आती हैं तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होती है, सरफेस तक तो आ जाती हैं, लेकिन जब वो वापस कह सकते हैं री इमिटेड होके, और कुछ आपकी जो रेडिएशंस है लॉन्ग वेव,
उसको क्या किया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, और फिर उसको रिफ्लेक्टेड बैक कर दिया जाता है कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल ग्लोब का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहता है। लेकिन अब सोचिए कि जब आपका कंसंट्रेशन इन प्रकार के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का कंसंट्रेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें आपका कोल बर्निंग है ना, फायर कह सकते हैं कि जो आपका वुड फायर है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इमिट हो रही हैं। चाहे आप नाइट्रोजन की बात कर लो, चाहे आप कार्बन की ऑक्साइड्स की बात कर लो। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इमिशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रैपिंग कैपेसिटी होगी, भाई ट्रैपिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी। और जब ट्रैपिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा कि ओवरऑल जो वार्मिंग होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी अर्थ की, है ना। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ट्रैपिंग एंड बिल्डिंग अप ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस increases, and some of heat flowing back towards space from the earth's surface is absorbed by greenhouse gases in the atmosphere and then radiated back toward the earth's surface. If the atmospheric concentration of these gases or greenhouse gases rise, the average temperature of the lower atmosphere will gradually increase. तो यही आपकी कंसेप्ट है, और मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं जैसे कि यहाँ पे है आपका नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक सेकेंड, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका है, जैसे सपोज दैट हमने बात की नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखिए, और आपका जो मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसमें आप डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो अर्थ पे आती हैं, एंड देन जब ये वापस रेडिएटेड होती हैं तो वो कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O या फिर आपके मीथेन या N2O के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती हैं। बट यहाँ पर जो मोर हीट स्केप यहाँ पे होता है स्पेस में, पर यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ा हुआ है ह्यूमन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखिए, तो यहाँ पर जो लेस हीट जो है आपकी, लेस हीट क्या हो रही है, वो कह सकते हैं स्केप हो रही है स्पेस में, है ना। और मोर चूँकि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड N2O, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोर हीट ट्रैपिंग हो रही है, और जब हीट ज़्यादा ट्रैप होगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, मोर री इमीडिएट हीट होगी, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल जो सरफेस टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। समझ में आया? तो ये है आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो चाइना, आप देखिए चाइना जो है ना, चाइना वो वर्ल्ड का टॉप कंट्री है, जो कि ओवरऑल अगर 2017 के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का इसने किया था, वो था करीब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 9839 मीट्रिक टन CO2 था, जो कि ओवरऑल हिस्सा कितना है, 27% है पूरे के पूरे ग्लोबल इमिशन का। और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि आपके दूसरे नंबर पे है, फिर आपका है हमारा प्यारा देश भारत। तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट पे आपका चाइना, सेकंड पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पे आपका इंडिया, एंड फोर्थ पे आपका रसिया, एंड फिफ्थ पे आपका जापान, सिक्स्थ पे आपका जर्मनी, सेवन्थ पे आपका ईरान, एट्थ पे आपका सऊदी अरेबिया, एंड नाइन्थ पे आपका है साउथ कोरिया, एंड टेंथ पे आपका कनाडा। तो इस पूरे पूरे कह सकते हैं जो आपका टेबल है, इसमें से टॉप जो आपके 4 कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपका चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रसिया, एंड अगर हम जापान को भी ले लें टॉप 5th कंट्रीज़, सो ये ओवरऑल जो है 70 to 90% जो आपका ग्लोबल इमिशन है वो कर रही हैं। समझ में आया? तो इन 4 कंट्रीज़ का जो एवरेज कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा है। और अब हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल एवरेज जो टेम्परेचर का अभी कह सकते हैं प्री इंडस्ट्रियल इरा से लेके और अभी तक का 2020 तक का अगर देखें तो मोर देन 1 कह सकते हैं 1 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है। इवन 1.5 आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। और उसके साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन की बात करें तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन जैसे कि मैंने पिछले कुछ मिनट पहले आपको बताया 400 ppm होता है, और इसका जो हाईएस्ट लेवल अभी नोट किया गया है वो लगभग ये इम्पॉर्टेंट है 800 वी कैन से 1000 ईयर्स आफ्टर, मतलब कि यहाँ पर करीब करीब 8 लाख साल बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन जो है आपका 400 ppm तक पहुँच चुका है। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो कितना ज़्यादा इमिशन होता है टोटल, तो 36 बिलियन
टन्स ऑफ CO2 का पर ईयर इमिशन होता है, और ये अभी भी चल रहा है। और आप समझ लीजिए कि इमिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें ना कि पर कैपिटा CO2 इमिशन बिटवीन कंट्रीज़ की अगर देखें तो यहाँ पर सारे के सारे कंट्रीज़ के बीच में जो इमिशन है, सपोज दैट यहाँ पर मोर देन 10 फुल टाइम है, मतलब कि 10 यहाँ पे 100 गुना ज़्यादा अगर कंपेयर किया जाए तो 1% में। और टुडे चाइना की अगर बात करें तो चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CO2 emitter एंड इट अकाउंट्स मोर दैन 1/4 ऑफ emissions, एंड दिस इज़ फॉलोड बाय USA एंड यूरोपियन यूनियन एंड देयर आफ्टर इंडिया। ओके, सो नाउ अब हम बात करें तो देखिए ये है आपका ओवरऑल फिगर, और आई थिंक चाइना का आप देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 27.2%, एंड देन आपका है अगर बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का 14.6%, इंडिया का आपका करीब करीब 6.8 है, आप मान लीजिए कि 7% है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा फिगर में दिखाता हूँ। फिर आपका ये रसिया है 4.7, यूरोपियन यूनियन आप देख लीजिए ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है, उसके साथ ही साथ ये पूरे के पूरे कंट्रीज़ हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल। बट अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, सो नाउ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज़ द इंडेक्स यूज टू ट्रांसलेट the level of emission of various gases into a common measure in order to compare the relative radiative forcing of different gases without directly calculating the changes in atmospheric concentration। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से आप अंदाज़ा लगाते हो, गेस करते हो कि कोई गैस किसी दूसरे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी ज़्यादा पोटेंट है, कितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि ताकतवर है, अर्थात इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग हीट। ओके, कितना ज़्यादा वो पोटेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे गेस करते हैं। ऐसे में ग्रीन आपका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है GWPs, दीज आर कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द रेडिएटिव फोर्सिंग that would result from the emission of 1 kilogram of greenhouse gas to that from the emission of 1 kilogram carbon dioxide over a period of time usually 100 year। तो यहाँ पे हम GWP को कैलकुलेट भी कर दे सकते हैं। ओके, किसके द्वारा? तो जो आपका गिवन ग्रीन हाउस गैस है अपॉन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका है ना 1 kg। आप मान लेते हो कि स्टैंडर्ड है 1 kg, जो आपका किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे इमिशन कर रही है। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्बेंस हम देखते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर 20 ईयर्स 1 है और फॉर 100 ईयर्स 1 है। बट अगर मीथेन की बात करें सो फॉर 20 ईयर्स 72 है, जबकि फॉर 100 ईयर्स यहाँ पे 25 है। जनरली 21 आपका माना जाता है टाइम्स ये ज़्यादा पोटेंट है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके बाद आप नाइट्रोजन ऑक्साइड की देखो तो 289 टाइम्स से ज़्यादा है अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आफ्टर 20 ईयर की बात करें। लेकिन अगर आफ्टर 100 ईयर की बात करें तो ये कितना हो जा रहा है 298। ओके, इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है 22 एंड 20, तो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा है कंपेरेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, है ना, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड से। और इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा आप देखो सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सॉरी, ये इसका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यहाँ पर होगी। ओके, एंड लेट मी टेल यू, ये क्लैरिफाई कर दूँ कि सल्फर जो ऑक्साइड है वो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे सल्फर का जो है हेक्साफ्लोराइड है, ये कंपोनेंट है, ये वाला आपका केमिकल स्पीसीज, जो कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसकी है ना आफ्टर 20 ईयर्स एंड आफ्टर 100 ईयर्स सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज हैव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मोर, ओके, कंपेरेटिव टू, तो सपोज दैट अगर ऑप्शन आपका दिया होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो आपको सल्फर हेक्साफ्लोराइड पे ही टिक लगाना होगा। ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंट गैस है। ठीक, कितना होता है इसका? तो 20 साल के लिए आपका होता है 16,300 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में। और अगर मैं बात करूं अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 ईयर्स के लिए तो करीब 22,800 गुना ज़्यादा होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं ह्यूमन सोर्सेज ऑफ फ्लोरिनेटेड गैस।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो ह्यूमन सोर्सेज की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसका इमिशन होता है। उसके बाद आपका जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 23, ओके, तो यहाँ पे 134, और उसके बाद आपका HFC 23, इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, these are the main high global warming potential gases. Many of these gases are 100 times, 10,000 times and even 20,000 times more powerful than carbon dioxide at trapping heat, and many can stay in our atmosphere for thousands of years. So this is the common idea जो आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा की, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? सो पर कैपिटा ग्रीन हाउस इमिशन इज अ मेजर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पर पर्सन इन ईच कंट्री, है ना। यानी कि हर प्रत्येक देश में प्रति व्यक्ति जो कितना ज़्यादा गैस इमिशन किया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा। ठीक, तो अब इसमें जो है इट greenhouse gas emissions depending on users preference can include the sum of national emission of CO2, methane, nitrous oxide और fluorinated gases। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि फ्लोरिनेटेड गैसेस में कई सारे केमिकल स्पीसीज हैं, जैसे कि आपका परफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या फिर हम कह सकते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। तो ये जो आपका कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस की गैस इमिशन है वो डिपेंड करता है आपके यूजर के प्रेफरेंस पे कि वो क्या कह सकते हैं इमिशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं वो अलग बात हो जाती है। अगर आपका मीथेन का इमिशन ज़्यादा हो रहा है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा है क्या उस पर्टिकुलर देश का। उसके साथ ही साथ हायर पॉपुलेशन अगर है, इसका मतलब कि हायर ओवरऑल एक्टिविटी लेवल होगी, और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि इसको बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगा, जिसमें किसकी वजह से? तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वहाँ पे, हीटिंग, कूलिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस की वजह से होगा। तो चाइना की अगर बात करो इंडिया की, तो जाहिर सी बात है कि चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड देयर आफ्टर इंडिया। सो ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो मैक्सिमम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, मैक्सिमम यहाँ पे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल जो आपका वार्मिंग है वो उसके कंट्रीब्यूशन में इन दोनों देशों का बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ओके। सो यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल वार्मिंग जो आपका CO2 इमिशंस पर कैपिटा की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल अगर रेंज में देखें तो कतर का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका है इस कड़ी में आपका त्रिनिदाद टोबैगो एंड देन कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद आपका है बहरीन, सऊदी अरेबिया एंड कजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, कनाडा, ओमान, साउथ कोरिया, ताइवान, रसिया एंड देन तुर्कमेनिस्तान एंड सिंगापुर, जर्मनी एंड देन मंगोलिया एंड क्रीज रिपब्लिक। सो दीज आर द कंट्रीज जिनका जो है CO2 इमिशन का पर कैपिटा लेवल अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका कतर का है, ठीक। तो ये आपको 2017 के डेटा के अनुसार था, ओके फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वारीज सो यू कैन आस्क मी